नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पूछता है इंडिया में आज बात होगी पहाड़ों की। पहाड़ों पर आशियाने ढह रहे हैं। कुदरत के क्रोध के आगे सब बेबस नजर आते हैं। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। कईयों की तो सांसें थम गई, कई लोग मलबे में दबे हैं। अपनों की तलाश में लोग भटक रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो तबाही का मंजर पहाड़ों पर रहने वालों की जिंदगी में अब एक तरह से शामिल हो चुका है। आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखाते हैं उत्तरकाशी की वो खौफनाक तस्वीरें जिससे पूरी दुनिया हिल गई है। पहली तस्वीर जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि यहां पर कैसे तबाही का मंजर नजर आया। बादल फटने के बाद में किस तरह से खीर गंगा नदी सैलाब लेकर आई, धराली के नामो निशान को मिटाकर चली गई। सामने जो भी कुछ आया सिर्फ तबाही ही तबाही लेकर आया। जो तस्वीरें सामने आई हैं, जब आप उसे जानेंगे तो बड़े हैरान रह जाएंगे। वो मंजर ऊपर की तरफ से मलबा लगातार नीचे आते हुए सामने जो है सब कुछ बर्बाद करने पर आमदा। इसके बाद में जो तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए जरा, ये आपको 4 कैमरे की 4 तस्वीरें दिखा रखे हैं। एक तरफ कुदरत का क्रोध आप देख रहे हैं, किस तरह से खीर गंगा से आया मलबा अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने पर आमदा है। अब जो दूसरी तरफ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस आफत में कुछ लोग जान बचाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं, भागने की कोशिश करते नजर आते हैं। एक शख्स मलबे से निकलता है और जद्दोजहद करता हुआ दिखाई दे रहा है बाहर आने के लिए। तीसरी तस्वीर खीर गंगा नदी का रौद्र रूप साफ तौर से नजर आया। देखिए, पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज, मलबे का बहाव इतना ज्यादा तेज कि सामने जो भी कुछ था, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, गाड़ी हो, सब कुछ अपने साथ में ये मलबा लेकर जा चुका है, बहा चुका है। चौथी तस्वीर बादल फाड़ तबाही की, उसके बाद की। जैसे ही आफत का अलार्म बजा, प्रशासन हरकत में आया, सेना, एनडीआरएफ की टीमें, सभी ने मोर्चा संभाला। सूबे के सीएम भी राहत बचाव कार्य की पूरी तरह से निगरानी में जुटे हुए। जो प्रभावित हैं उनसे वो मुलाकात कर रखे हैं। ये 4 तस्वीरें धराली गांव की, या ये कहा जाए कि उत्तराखंड की इस पूरी तबाही के मंजर को पूरी तरह से दर्शाती है। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि कब तक इस तरह की परिस्थिति बनती रही, आखिर कब तक ऐसी ही तबाही का सामना पहाड़ के लोग करते रहेंगे। बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि महाप्रलय की ये कोई पहली घटना नहीं है। आपको बताएं, उत्तरकाशी में जो महाप्रलय आया उसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, ये आधिकारिक आंकड़ा है। अब जून के महीने में उत्तरकाशी में ऐसी ही एक तबाही आई थी जिसमें 9 मजदूर लापता हो गए थे और कई मकान जमींदोज हो गए थे। 7 फरवरी यहां पर चमोली में हिमस्खलन हुआ और हिमस्खलन की वजह से बहुत कुछ यहां पर लोगों ने खोया, काफी नुकसान हुआ। 150 लोगों की मौत हो गई। 2013 की जो त्रासदी है वो तो आपको याद होगी ही। उसकी तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में जब आती हैं तो लोग सहम जाते हैं। 4000 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों लोग आज तक लापता हैं। सोचिए, 2013 का वो जो मंजर था, आज भी कई लोगों का कोई पता नहीं चल पाया। लेकिन एक अहम और सबसे पुराने कुदरत के क्रोध का जिक्र करना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात है 1835 की, जब धराली में इसी खीर गंगा नदी में इसी तरह से तबाही का मंजर नजर आया था और ऐसी ही ये तबाही लेकर आई थी जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। और आप जानते हैं, इस दौरान 206 मंदिर जो कभी यहां पर हुआ करते थे वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। आज उसी मलबे के ऊपर धराली गांव बसा हुआ था जो कल पूरी तरह से तबाह हो गया। सोचिए, 1835 में आई तबाही, उसका मलबा वहीं पर था और उसी पर नए जो घर हैं, नया जो पूरा शहर है, गांव है, उसे बसा दिया गया। धराली पूरी तरह से जो है आपदा की चपेट में आ गया और कल की घटना के बाद कई चरणों में वहाँ मलबा आया है। जैसा आज मैंने वहाँ पर जाकर जब सभी लोगों से मुलाकात करी, लोगों से बातचीत करी और घटना के बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आया, उसके बाद फिर आया, दोबारा 3, 4, 5, 6 बार जो है इस प्रकार से बार बार मलबा आया और वहाँ पर सभी कुछ आपदा की भेंट चढ़ गया।
साथ में वहाँ शाम तक जो है सेना के लोगों ने 190 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है। बड़ी चिंताजनक घटना है और बादल फटने की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। हमने इसका दुष्प्रभाव केदारनाथ की त्रासदी के वक्त देखा और सारा उत्तराखंड जब घायल हो गया, बिल्कुल सदविशत हो गया, सारा सिस्टम, सब तंत्र सब नष्ट हो गया और बादल फटने की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। ये बहुत चिंता का सबब है। हमने तो इस पर नियंत्रण रखा था पूरी तरीके से, ज़मीनें भी नहीं खरीदने दी थी लोगों को, लेकिन 2018 के बाद सारे उत्तराखंड को ज़मीन खरीदने वालों के लिए खोल दिया गया। कहा जो जितनी ज़मीन चाहता है ले ले। तो अब जिस तरह से यहाँ पर एक बार फिर से तबाही का मंजर नजर आया, उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन और रीस्टोर का जो पूरा प्रोसेस है वो शुरू हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है कल जैसे ही पूरी घटना घटित हुई, लेकिन एक के बाद एक पहाड़ों पर होती इस तरह की घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं जाने कितनी जिंदगियों को अभी तक लील चुकी हैं, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस नजर आती है। प्राकृतिक परिस्थितियां कभी किसी के कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन मानव की जो तमाम ये कहा जाए उसके हाथ की जो चीज़ें हैं वो ज़रूर कंट्रोल में होती हैं। 3 तस्वीरें 5 जुलाई 2025 की, कल जिस तरह से जो तस्वीर नज़र आई थी वो भी हम सभी के सामने थी। 7 फरवरी 2021 की तस्वीर, केदारनाथ की तस्वीर, सभी जगहों की एक जैसी स्थिति नज़र आती है। त्रासदी से आखिर कब कोई सबक लेगा? अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है, पहाड़ों पर आ रही आफत में आखिर उन आफतों से कोई अभी तक सबक क्यों नहीं लेता? पहाड़ों पर विकास के नाम पर क्या नियमों का उल्लंघन होता है, नियमों की अनदेखी हो रही है? नदी के रास्तों को रोककर बस्तियां बसाने की इजाजत आखिर किसने दी है? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो मौजूदा स्थिति को ये कहा जाए दर्शाते हुए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया, देखिए ये जो तस्वीर आप देख रही हैं, कल 5 अगस्त की जो तस्वीर है वो हर किसी के जहन में एक बार फिर यूं ही बस जाएगी जैसा कि 2013 जून की तस्वीर लोगों के मन में बसी हुई थी। लोगों को आज भी वो मंजर याद आता है तो सहम जाते हैं। देखिए किस तरह से आसमानी आफत जो है ऊपरी इलाके से होती हुई नजर आती है और सीधे सीधे नीचे की तरफ जो भी उनके सामने होता है सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमदा नजर आता है। लेकिन जिस तरह से धराली गांव की बात की जा रही है, धराली गांव दरअसल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ये इलाका माना जाता है, क्योंकि गंगोत्री का जो इलाका है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। कुछ किलोमीटर की दूरी पर गंगोत्री धाम यहाँ पर है और जिस जगह पर धराली गांव, यहाँ पर जिस जगह पर तबाही मची वहाँ पर आर्मी का बेस कैंप, वो बेस कैंप पूरी तरह से तबाह हो चुका है। कई जवान जो हैं वो भी यहाँ पे इस पूरी त्रासदी का शिकार हुए हैं। हमने देखा किस तरह से लोग जहाँ तहाँ इधर उधर भागते हुए, परेशान होते हुए, बचने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे थे, तो अपने आप में वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है। दरअसल ये जो उत्तरकाशी ज़िले का ये जो पूरा इलाका है जहाँ पर ये जो पूरा आपको मंजर नज़र आता है, ये हर लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। कई ऊंचाई पर बसा हुआ है, हिमालयन रेंज में बसा हुआ ये धराली गांव, अब जिसका नामो निशान तक नजर नहीं आता। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में भी एक बड़ा हादसा हुआ है। बारिश से सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया, जिसके बाद आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है और यहाँ पे आवाजाही बाधित होने के बाद राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। देखिए किस तरह से सड़कें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पर खासतौर से कहा जाता है कि इस दौरान जो चारधाम यात्रा का जो मार्ग है वो पूरी तरह से बाधित है। इस बीच का ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पर उत्तरकाशी में एक तरफ बड़ा यहाँ पर जब एक अच्छा नुकसान नज़र आया है और ये तस्वीर अपने आप में दर्शाती है कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। उत्तरकाशी में खीर गंगा नदी का जैसा हम पहले जिक्र कर रहे थे, उसके बाद की तस्वीरें एक तरफ हमारे सामने है, दूसरी तरफ एक और हादसा हुआ। किस तरह से यहाँ पर लगातार बारिश की वजह से
अब सड़कें बाधित हो रही हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, तबाही है। लैंडस्लाइड के बाद में सड़कें किस तरह से टूटी हैं ये आपके सामने है। लेकिन उत्तरकाशी में जो तमाम परिस्थितियां बनी हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। पर्यावरणविद आनंद आर्य जी हमारे साथ में इस दौरान जुड़े हैं। आनंद आर्य जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के इस खास प्रोग्राम में। सर, बेहद विकट और बहुत गंभीर तस्वीरें जो हैं वो हमारे सामने समय समय पर उत्तराखंड से आती रही हैं, और कल की एक बार फिर वही तस्वीर। सर, ऐसी घटनाओं के पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए, ये एक प्राकृतिक आपदा है, जो ऐसा नहीं है कि पहले से कभी बादल नहीं फटे या आज नहीं फटेंगे या कल नहीं फटेंगे। ये एक नेचुरल फिनोमिना है और जो हमेशा से होता आया होता रहेगा। अब सवाल ये है कि जी इनके रास्ते में अगर आएंगे तो वो हमें ध्वस्त कर देंगे। नदी के रास्ते में आएंगे, फ्लड के रास्ते में आएंगे, भूस्खलन के रास्ते में आएंगे। तो इसके पीछे जो 3 मेन कारण हैं, वो सबसे पहला तो ये है कि हमें जहाँ नहीं होना चाहिए हम वहाँ हैं। और वो इसलिए हैं कि जहाँ भी टाउन प्लानिंग हो रही है, जहाँ पे लोग बसाए जा रहे हैं, जहाँ परमिशन दी जा रही है लोगों को रहने के लिए, होटल बनाने के लिए, वो जगह ही ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, और दूसरा रीज़न ये है कि हमें, जैसा मैंने पहले कहा कि हमें जहाँ नहीं होना चाहिए हम वहाँ हैं। आज से कोई 21 या 22 साल हो गए हमको ये लड़ाई करते हुए कि जितनी भी हमारी रिवर्स हैं या रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज हैं या उनके जो बड़े वाले नाले हैं जो उनमें गिरते हैं जी, उनकी एक इन्वेंट्री होनी चाहिए और उनकी एक जीपीएस मार्किंग होनी चाहिए। और वो एरिया बिल्कुल सैक्रोसेंट होना चाहिए कि वहाँ पे अगर आप रहेंगे तो बाढ़ बहा के ले जाएगी, क्योंकि बाढ़ ने तो आना है। और हम ये चीज़ एक सोचते हैं कि भाई हमारा वेस्टर्न मॉडल है, यूरोप में ऐसा हो रहा है तो हम भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। यूरोप में 12 महीने बारिश होती है और फिर भी वहाँ फ्लड्स आते हैं। हमारे यहाँ तो जो बारिश है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है 3 से 4 महीने। तो उस पीरियड में हम सोचते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल सूखी ज़मीन है, यहाँ पे बढ़िया मकान बना लेते हैं, क्या बढ़िया दृश्य है, कितनी बढ़िया सुंदर और सौम्य जगह है। पर यही हम गलती करते हैं। हम 21 साल से सरकार से कह रहे हैं कि रिवर जोन की जो रेगुलेशंस हैं उनको आप नोटिफाई करिए। आपके पास सैटेलाइट्स हैं, जैसे आपने फॉरेस्ट की पूरी गिनती होती है हर 2 साल के अंदर, सारे देश के अंदर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पूरा सैटेलाइट के थ्रू करता है कि कहाँ पे पहले था, कहाँ अब है, कितना बढ़ा, कितना घटा, और उसके बेसिस पे एक्शन लिया जाता है। पर सबसे बड़ी त्रासदी जो है और जिस पे मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ जी, वो है वेटलैंड का प्रोटेक्शन। क्योंकि ये जो वेटलैंड्स हैं हमारे यहाँ इस समय शायद 7,80,000 के करीब, जिनको इसरो ने एक इन्वेंट्री बना रखी है। आप विश्वास कर सकते हैं कि उसमें से सिर्फ 112 या 114 वेटलैंड आपने नोटिफाई करके उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं? बाकी का क्या हुआ? अब आप उनके ऊपर, और ये जो सब हो रहा है, जैसे ये जो बिल्डिंग आप दिखा रहे हैं ना, ये जो विजुअल्स मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ, ये क्या है? ये एक हमारी एक लॉबी है, बिल्डर्स लॉबी है, रियल एस्टेट लॉबी है, जो कि बहुत फाइनेंस भी करती है पॉलिटिकल पार्टीज को। ये सब उनके लिए है, क्योंकि वो तो लेके बना के अपना पैसा लेके चले गए। सफर करने वाले जो लोग हैं वो वहां रहते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ सरकार ने परमिशन दे रखी है, सरकार ने बिजली दे रखी है, सरकार ने पानी दे रखा है, तो ये तो एक बड़ी अच्छी जगह है। लेकिन आनंद जी, जिस तरह से अगर शहर में कभी कोई कंस्ट्रक्शन करना होता है, घर बनाना होता है, कोई शॉप या फिर कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट पे वर्क करना होता है, तो बाकायदा उसको लेकर ये कहा जाए कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग होती है, उसको लेकर संबंधित विभाग हर चीज़ का बाकायदा मुआयना करते हैं। क्या पहाड़ों पर कंस्ट्रक्शन को लेकर भी क्या इस तरह से कोई माउंटेन प्लानिंग होती है क्या? नहीं, देखिए, सिटी का, किसी भी सिटी का प्लानिंग तो जरूरी है। अब जैसे आपने उत्तराखंड ले लीजिए या आप हिमाचल ले लीजिए, दोनों हिल स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे क्या इनकी मास्टर प्लान नहीं है?
हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की, हर मेजर उसकी एक वो मास्टर प्लान होती है। और मास्टर प्लान का मतलब ही यही है कि आप यहाँ बना सकते हैं, यहाँ नहीं बना सकते। और उसी के साथ आपको जब तक मास्टर प्लान आप नहीं बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो यही हाल होगा। और वो हम नहीं कर रहे हैं। ये नहीं है कि हिमाचल सरकार को या उत्तराखंड सरकार को ये मालूम नहीं है कि हमें टाउन प्लानिंग करनी है। म्यूनिसिपैलिटी क्या है, लाइसेंस तो उन्हीं से लेते हैं ना आप, चाहे आपका वो हिल हो या ग्राउंड लेवल पे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब जी यही सर। हम देखते हैं कि हर जगह आप बना रखे हैं। और अभी आपने देखा होगा पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया। आदेश क्या, अभी तो हियरिंग भी चल रही है, पर उन्होंने ये कहा है, उनका ऑब्जर्वेशन है कि हिमाचल तो खत्म होने इस समय हमारे साथ में डीआईजी ऑपरेशन जो है उत्तराखंड के शहीदी जी हमारे साथ में इस दौरान जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर मैं जानना चाह रही हूँ, अभी इस दौरान जिस तरह की परिस्थिति है इसे कैसे देखते हैं, क्या कंडीशन है धराली गांव में? मोहसिन जी एक बार अनम्यूट कर लीजिए सर प्लीज। जी नमस्कार। जी 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 फिलहाल अभी वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है और जो वहाँ पर लोकल फोर्सेस हैं, आर्मी है, आईटीबीपी है, एसडीआरएफ हैं, और एनडीआरएफ की भी एक स्मॉल टीम वहाँ पर अभी पहुँच गई है। जी एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें ये ऑपरेशन अभी शुरुआत हुआ है और भी ट्रूप्स के इसमें ज्वाइन करने का भी जो है प्रक्रिया चल रही है। बाई रोड हमारी टीम्स मूव कर रही हैं, बाई एयर भी इंडक्शन हो रहा है। तो बहुत सारे मैन पावर और रिसोर्सेज और लॉजिस्टिक्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें है। सर अभी तक अगर हम बात करें कैजुअलिटीज की, तो क्या कुछ अभी पता चल पा रहा है, कितने लोग इस दौरान प्रभावित हुए हैं? देखिए जो अभी प्राइमरी सूचना जो मिली है मीडिया के हवाले से, उसमें 4 डेथ्स बताई जा रही है और 50 से ज़्यादा मिसिंग हैं। तो ये एस्टिमेशन अभी किया जा रहा है। कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन अभी हमें एसडीएमए से या स्टेट के हवाले से अभी मिली नहीं है और इसका आकलन किया जा रहा है। जल्दी मुझे उम्मीद है कि इस पर जो है पूरी इंफॉर्मेशन अभी सामने आ जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है मोहसिन सर, जिस तरह से यहाँ पर ये पूरी आपदा आई है, उस दौरान पूरा का पूरा जो धराली गांव है वो उसका एक बड़ा हिस्सा बह गया है। मौसम इस दौरान बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। जी बिल्कुल, ये एक फैक्टर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मौसम की वजह से काम रुका है। 24/7 जो हमारा ऑपरेशन है वो जारी रहेगा, चल रहा है। जी और उसमें बाधा ज़रूर आती है क्योंकि जब पानी का फ्लो लगातार आ रहा है तो एक खतरा भी रहता है कि सेकेंडरी फ्लैश फ्लड आ सकता है। और इसको देखते हुए एक जो इम्पोर्टेंट एक्शन लिया जाता है वो है कि जो भी आसपास के इलाके में, विसिनिटी में जो लोग हैं उनको पहले इवैक्यूएट किया जाए। वो कार्रवाई सवेरे से की जा रही है। तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएशन किया गया है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कैंप्स बनाए गए हैं, मेडिकल एड दिया जा रहा है। ये कार्रवाई हो चुकी है और अभी हो भी रही है। जहां पर भी इस टाइप की सिचुएशन है वहां पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो एक्चुअल जो ग्राउंड जीरो है जहां पर लोग इम्पैक्टेड हुए हैं, ये देखा जा रहा है कि कहीं अगर कोई लाइव विक्टिम है जिसको निकालने की जरूरत है तो वो प्रायोरिटी एरिया है हमारे लिए। और लास्ट में जो हमारे रिट्रीवल ऑफ डेड बॉडीज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अभी तक कितने जो ऐसे प्रभावित होंगे, विक्टिम्स होंगे जिनका रेस्क्यू किया गया है, ऐसा कोई नंबर या फिर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है? और फिर उन्हें कहां पर भेजा जा रहा है प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए? देखिए ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये कंसोलेट करती है लोकल एजेंसीज एडमिनिस्ट्रेशन। अभी फिलहाल हमारे पास ये जानकारी नहीं है और मुझे लगता है कि जल्द ही ये जो रिपोर्ट होती है, डेली रिपोर्ट, उसमें ये सामने आ जाएगा आज तक क्या कार्रवाई हुई है। ये अभी प्रक्रिया जारी है। सर ऐसे कोई जो फ्लैश फ्लड में वहां पर फंसे, क्या ऐसे भी लोगों का रेस्क्यू किया गया है अभी? जी बिल्कुल। कल ही जब ये घटना खत्म ये हुई, उसके बाद फौरन जो लोकल फोर्सेस थे उसमें आईटीबीपी थी, आर्मी और एसडीआरएफ, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और कुछ लोगों को वहां पर जीवित बचाया। जीवित बचाए गए हैं लोग? जी सर लगभग कितने मकान या कितने लोग प्रभावित हुए होंगे, अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, कितना बड़ा हिस्सा इम्पैक्ट हुआ है इससे? देखिए ये भी अभी इसका आकलन किया जा रहा है। जो मीडिया के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन मिली है, तकरीबन 40 से 50 जो घर हैं जिसमें शॉप्स थे, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स थे,
और कुछ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स थे, ये सब इम्पैक्ट हुए हैं। और एक तरह से वो एकदम वो जो बहाव आया है, तेज सैलाब आया है, उसमें एक तरह से पूरी तरह से धराशायी हो गए वो। सर एक बस लास्ट क्वेश्चन, अगर आप ही हमें बता पाएं कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, इस ऑपरेशन के लिए क्या अतिरिक्त तो और भी टीम तैनात की जा रही हैं, कितनी टीमें अभी इस दौरान रेस्क्यू में जुटी हुई हैं सर? जी बिल्कुल, मैंने जैसे बताया आपको कि जो लोकल एजेंसीज हैं वहाँ पर अभी वहाँ पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ की भी एक छोटी टीम अभी एयरलिफ्ट होकर के गई है, अभी पहुंची है। हमारी 3 टीमें रास्ते में हैं, चूंकि लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हुआ है, तो जो हाईवे है वो इम्पैक्टेड है। उस कारण से कई जगहों पर रास्ता टूट गया है, उसको रिपेयर किया जा रहा है। और जैसे ही ये रेस्टोर होगा तो और भी टीमें पहुंचेंगी, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ये जो देख रहे हैं आपके बड़े एरिया में, ये बड़े क्षेत्र में ये इम्पैक्ट हुआ है और उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज की, मैन पावर की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से ये जो ऑपरेशन है ये कुछ समय तक चलेगा। मोहसिन सर, आपने कई, क्योंकि आप उत्तराखंड का पूरा रीजन बहुत अच्छे से समझते हैं और कई इस तरह की परिस्थितियां, लैंडस्लाइड हुए या फिर क्लाउड बर्स्ट की कई घटनाएं होती हैं, लेकिन अभी उत्तरकाशी में जो परिस्थिति देखी है वो कैसे बहुत ज़्यादा डराने वाली है, बहुत चैलेंजिंग है, और उस पूरे रीजन, उस पूरे हिमालयन रेंज को लेकर कैसे इसे देखते हैं सर? देखिए, उत्तराखंड तो बहुत फ्रेजाइल है, हम सब लोग जानते हैं। जी। और पहले भी 2013 में यहाँ पर एक ट्रेजेडी आई थी। और अभी हाल में ही इस मानसून सीजन में भी जो हमारी चारधाम यात्रा चल रही है उसमें एनडीआरएफ का भी डिप्लॉयमेंट होता है, एसडीआरएफ रहती है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड्स हुआ जिसमें फोर्सेस का इंटरवेंशन हुआ और हजारों लोगों को इवैक्यूएट किया गया। तो ये जो सिचुएशन है, एक तो उसको ये लगातार फोर्सेस को अलर्ट रहना पड़ता है, अटेंड करना पड़ता है। और जो लोग हैं, आवाम हैं, उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है, उनको अलर्ट रहना ज़रूरी है कि कहाँ पर से क्या खतरा हो सकता है। उसके लिए समय समय पर हम कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स चलाते हैं। और मुझे लगता है कि जो कम्युनिटी फर्स्ट रेस्पॉन्डर है उसके लिए ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और अलर्ट रहना 24 घंटे बहुत ज़रूरी है। सर, जिस जगह पर धराली गांव बसा हुआ है, कहा जा रहा है जिस जगह पर ये पूरा तबाही हुआ, ये पूरा फ्लैश फ्लड आया, वो ऊपर का हिस्सा है। ज़रा अगर उस रीजन को समझा पाएं, किस जगह पर ये पूरा तबाही मची या फिर उसका इम्पैक्ट कितने क्षेत्र में है, किस जगह से ये पूरा क्लाउड बर्स्ट की तस्वीर दिखी? देखिए, जैसा आपने देखा है वीडियो फुटेज में, जो पानी का फ्लो हुआ है पूरा डेब्री था जिसमें कि पत्थर, बोल्डर, सब चीज़ साथ में आया। और वो फ्लो जो होता है पानी का, वो जिस तरफ जाता है वहीं पर वो इम्पैक्ट करता है। तो आपके जो बाएं तरफ जो मकान थे वो ज़्यादा इम्पैक्ट हुए, और कर्व में जो अंदर की तरफ रह गए वो इम्पैक्ट नहीं हुए थे जो ऊपर की तरफ थे। तो ये डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम, कितने फोर्स के साथ पानी आया है। और आपने देखा कि बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से ये इतनी तादाद में आया और इतने चंद सेकंड्स का ये जो है एक्शन था जिसमें कि पूरे घर और ये सब तबाह हो गए और मतलब धराशायी हो गए। तो इसमें समय बहुत कम मिला लोगों को अपने आप को सेव करने का। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। सर, एक और हम पॉइंट अभी इस दौरान चर्चा भी कर रहे थे हमारे साथ में जो पर्यावरणविद हैं, कि इस तरह का जो पूरा एक और एक्सीडेंट, इस तरह की घटना पहले भी धराली या फिर उत्तरकाशी के इस हिस्से में हो चुकी है। 1835 का तो जिक्र है और उसी मलबे पर ये पूरा का पूरा गांव जो बसा। लेकिन सर, ये भी कहा जाता है कि गढ़वाल रीजन का ये सबसे इम्पॉर्टेंट और हाई रिस्क जोन है, जो कि भूकंप जोन के लेवल 5 पर आता है। अपने आप में बहुत सेंसिटिव है। यहाँ पर घर बनाना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस करना, यहाँ पर इवन यहाँ पर लोगों की आवाजाही भी बहुत ज्यादा रिस्की है। जी बिल्कुल, देखिए ये एक पॉलिसी मैटर है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। हालांकि ये मैं जरूर कहूंगा कि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, लेसन्स लर्नड हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ठीक है मोहसिन शहीदी जी, आप हमारे साथ में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि किस तरह से अभी पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप लोगों के लिए भी सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग है सर। थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, वक्त निकालने के लिए।
तो आप डीआईजी एनडीआरएफ मोहसिन शहीदी जी, जो कि फिलहाल अभी पूरे ऑपरेशन को लगातार मॉनिटर कर रखे हैं उत्तराखंड के, वो बता रहे हैं कि काफ़ी चैलेंजिंग ये पूरी सिचुएशन ज़रूर है, और वो ये बता रहे हैं कि अभी भी कई लोग जो है वहाँ पर फंसे हो सकते हैं, उनका रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव जोन है, जाहिर सी बात है यहाँ पर रेस्क्यू करना अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी है। कांग्रेस प्रवक्ता पंकज छेत्री जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आनंद आर्या जी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। पंकज छेत्री जी, जिस तरह से कल तबाही हमने देखी वो बहुत दुखद है, कई लोग प्रभावित हैं, कई लोग लापता हैं और उनके अपने लगातार परेशान हैं। बार बार सवाल यही खड़े होते हैं कि उत्तराखंड बहुत फ्रेजाइल है, बहुत फ्रेजाइल है। मैं आऊँ सवाल करूं, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये अभी सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं, ये उत्तरकाशी के धराली इलाके की तस्वीर है। देखिए जिस जगह पर सड़क हुआ करती थी वहां पर अब सिर्फ मलबा है, और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चैलेंजिंग और सबसे चिंता की बात, यहाँ पर मौसम अभी भी खराब है। पिछले 2 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश किस तरह से कल तबाही लेकर आई, और आज एक बार फिर से वही मूसलाधार बारिश जो है वो नजर आती है। यहाँ पर लगातार सुरक्षा बल जो है तैनात हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल टीमें और यहाँ के जो लोकल सपोर्टर्स हैं वो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू में जुटे हुए हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं, मलबे में दबे हुए जानों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कई लोग, सैकड़ों लोग इस दौरान इस मलबे में दब गए। 40 से 50 घर एक तरफ हम देख पा रहे हैं, उससे ज़्यादा ही घर होंगे। कई होटल्स यहाँ पर थी और 40 से 50 घरों में, होटलों में लोगों की मौजूदगी थी, वो जब बहे हैं। और उसके बाद में आप देखिए पूरा का पूरा इलाका सपाट नज़र आता है, वहाँ पर या तो मलबा या तो पानी नज़र आ रहा है, और इसके अलावा अगर नज़र आता है तो सिर्फ तबाही का मंजर नज़र आता है। एक्सक्लूसिवली इंडिया डेली आपको दिखा रहा है ये 2 तस्वीरें, एक पहले तबाही के वक्त की और दूसरी तबाही के बाद की। पूरा इलाका, सिर्फ घरों की छतें ही नजर आती है, कुछ कुछ, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, कुछ कुछ। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग यहाँ पर बारिश, और बारिश के साथ साथ यहाँ पर सेकेंडरी फ्लैश फ्लड का जो खतरा अभी भी लगातार बना हुआ है। जैसा कि अभी हमने मोहसिन शहीदी जी से बात की, जो कि एनडीआरएफ की डीआईजी हैं, वो भी इसे बहुत चैलेंजिंग बता ही रहे हैं। लेकिन जैसा मैं आपको बता रही थी कि कुछ समय पहले भी इसी समय पर, इसी जगह पर इस तरह की जो घटना है वो साफ तौर से देखने को मिली थी। गढ़वाल रीजन लगातार समय समय पर प्राकृतिक आपदाओं का शिकार और साक्षी रहा है। उत्तरकाशी हिमालय क्षेत्र का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है, जो कि भूकंपीय जोन 5 में आता है, और कहा यह भी जाता है, जानकार बताते हैं कि इसी जगह से मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री थ्रस्ट जैसी जो प्रमुख भौगोलिक दरारें हैं वो भी गुजरती हैं, और ये भी वजह है कि कई बार प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में ये रहा है। यह अपने आप में बहुत फ्रेजाइल, अपने आप में बहुत संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर लगातार प्राकृतिक आपदाओं का, इस तरह की घटनाओं का जो डर है वो लगातार बना रहता है, और यही एक तस्वीर कल हमने देखी थी। हमारे साथ में खास मेहमान जो मौजूद हैं, मैं उनका रुख करती हूँ। पंकज छेत्री जी, इसके पहले मैं और आनंद जी भी चर्चा कर रहे थे कि अपने आप में कई बार इस तरह की जब घटनाएं होती हैं उसके बाद में भी सबक क्यों नहीं लिया जाता। जिस तरह से शहरों में हम देखते हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की बात होती है, प्लानिंग की बात होती है जब कोई कंस्ट्रक्शन होता है, पहाड़ों के इन रीजन्स में क्या कोई प्लानिंग नहीं होती? क्योंकि इतने सेंसिटिव जोन, जैसा कि मैं बता रही हूँ, भूकंपीय जोन 5 में आता है, और अपने आप में कई प्राकृतिक आपदाओं का यहाँ पे डर हमेशा बना रहता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे सैकड़ों घर, होटलें बने रहते हैं। सिर्फ ये इलाका नहीं, कई और ऐसे क्षेत्र हैं वहां पर भी यही तस्वीर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो संदेश सरकारों को देना चाहिए, सरकार में बैठे नुमाइंदों को देना चाहिए, वही संदेश वो दे नहीं पा रहे हैं। आपने अभी, मैंने एनडीआरएफ के डीआईजी साहब को भी सुना, मोहसिन साहब को, आपने भी एक शब्द यूज किया, फ्रेजाइल। वो एकदम उस चीज को समझना पड़ेगा कि हम ग्लेशियर के मुहाने पर बैठे हैं, हिमालयस के हम मुहाने पर बैठे हैं, परंतु हम लगातार अनियंत्रित यहां पर निर्माण किए जा रहे हैं। सरकार की योजना ऐसी है कि अभी इन्होंने पिछले दिनों ऑल वेदर रोड के नाम पर चारों धाम का सत्यानाश कर रखा है। हर तरफ, मेरे साथ अभी आनंद आर्य जी हैं, वो भली प्रकार जानते होंगे कि किस प्रकार
डायनामाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है, हजारों लाखों पेड़ काटे गए। इतना विकास की पहाड़ को जरूरत नहीं है। हमें पहाड़ों को संरक्षित करने की जरूरत है, पहाड़ को विकसित करने की जरूरत नहीं है। पहाड़ विकसित होने के लिए नहीं बने हैं। अब ऐसे में हमारे जब नेतृत्व करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी कुछ समय पहले हरसिल आते हैं तो वो कहते हैं कि ये 12 माह का होना चाहिए टूरिज्म, और ये घाम तापो योजना वो एक नया शब्द लेके आ गए। ये पुराना हमारे उसमें गढ़वाल में एक घाम तापो दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है, परंतु ये टूरिज्म के लिए वो घाम तापो एक नई योजना लेके आ गए कि आप जब हमारे डोलियां चारों धाम की नीचे आ जाती हैं, देव आराम कर रहे होते हैं, ये परंपरा चली आ रही है कि नेचर को आप रिसाइकिल होने का मौका दें। तब कहते हैं कि देव वहां पे दर्शन करेंगे, परंतु हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 12 महीने टूरिज्म चलेगा। पूरे देश को बुला रहे हैं, उत्तराखंड आइए। आप देखिए तो उत्तराखंड की कैपेसिटी कितनी है। आपने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बार बार एनजीटी कह रहा है कि जो निर्माण हो रहा है वो अनियंत्रित हो रहा है। हमने इससे पहले जोशीमठ का भू धसाव देखा, अभी तोता घाटी में हम बड़ी बड़ी वहां पे दरारें देख रहे हैं। तमाम अभी हमने 2021 में ही अभी हमने दंश देखा ऋषि गंगा का। हम तो आपदाओं के साथ हमारा चोली दामन का साथ है। लेकिन पंकज जी ये कोई पहला ऐसा वाकया नहीं है जब इस तरह की कोई घटना हुई हो। बहुत पहले से ही लगातार पिछले लंबे वक्त से हम इस तरह की तमाम घटनाएं जो हैं वो देखते रहे हैं। खासतौर से अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव इलाके के क्षेत्र में ही आता है सर, और कंस्ट्रक्शन तो लगातार होते रहे हैं। क्यों, कौन बढ़ावा देता है आखिर? क्या अगर वहां पर अगर पाबंदियां हैं तो क्या लोग इतने सक्षम हैं कि खुद जाकर कंस्ट्रक्शन कर लेंगे? वो भी 1835 की आपदा के बाद में जो बड़ी एक मलबा आया, उस मलबे पर धराली गांव बसा हुआ था सर। रातों रात कंस्ट्रक्शन थोड़ी ना हुए हैं। सारे ये प्राधिकरण जितने बने हुए हैं और सरकार के संरक्षण में होते हैं, और जो सरकार के नजदीकी लोग होते हैं, प्रभाव वाले लोग होते हैं, वो अपने गेस्ट हाउस, बड़े बड़े होटल, अभी एक हमारे मंत्री जी जो अभी उनको हटाया गया है एक कंट्रोवर्सी के चक्कर में, उनका एक 5 स्टार होटल बन रहा है एक संरक्षित एरिया में। तो ऐसे ऐसे लोग, तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, तमाम अधिकारी हैं, वही जब अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं तो आम नागरिक तो क्या करेंगे इसमें? तो सरकारों को बहुत सजग होने की जरूरत है और एक स्पष्ट दिशा निर्देश होगा जिसके लिए उनको सभी को पालन करना होगा, अन्यथा हम ये ऐसे ही झेलते रहेंगे। अभी आप देखिए, हम अभी केदारनाथ का हमने दंश झेला, वहां से आपदा से हम कैसे निकले हैं, कितने सालों बाद वहां से निकले हैं। लेकिन उसके आखिर ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से क्या कोई सबक लिया गया है? हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ में जुड़ गए। पंकज जी, मैं आ रही हूँ। यूके देवनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया डेली के इस चर्चा में। सर, अभी आपसे अक्सर हम हमेशा ये कहा जाए कि वॉर से रिलेटेड, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डरों से रिलेटेड चर्चा करते रहे हैं सर, लेकिन अंदर एक अलग ही तरह की समस्या है। जैसी कई बार परिस्थितियां बनती हैं लेकिन उसके बाद में भी कोई सबक नहीं लिया जाता प्राकृतिक आपदाओं से। सर, ऐसी स्थितियों को लेकर क्या कहते हैं? कितना इंपॉर्टेंट है आखिर? लॉ क्या कहता है, रूल क्या कहता है? एनजीटी की जो तमाम शर्तें हैं, क्या तमाम जो पैरामीटर्स हैं उन्हें अनदेखा किया जाता है? हर बार इस तरह की घटनाएं होती हैं और इतने सेंसिटिव जोन में फिर भी कंस्ट्रक्शंस भरमार होते हैं। जी हाँ, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बार बार ये रिपोर्ट आया है कि हिमालय का जो पोर्शन है, तराई का जो एरिया है, वो जियोलॉजिकल तरीके से देखा जाए तो बहुत अनस्टेबल है। जियोलॉजिकल सर्वे का इंडिया का रिपोर्ट ये कहता है कि जैसे हिमाचल में जैसे अभी हर्षिल गांव है, इन सब जगह पर एक भूस्खलन होने की वजह 2-3 वजह हो सकती हैं। एक तो है भूकंप, और आंकलन ये है कि ऐसे जगह पर एक बड़ा भूकंप, बड़ा का मतलब है तीव्रता 7.0 से ज्यादा वाला भूकंप हर 100 साल में एक बार आ सकती है।
तो जाहिर बात है कि जहां पर भी अनस्टेबल टेक्टोनिक प्लेट्स की अनस्टेबल प्लेट्स हो या स्ट्रेटिफिकेशन हो, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है कि जियोलॉजिस्ट जानते हैं कि पत्थर के ऊपर जो पत्थर टिके हुए हैं वो स्टेबल नहीं है। जैसे स्लेट होता है तो कभी भी स्लाइड कर सकते हैं, तो ऐसी जगह पर कभी भी कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसी तरह से जो हमारे हाइड्रोलॉजिस्ट हैं जो कि पानी के बारे में साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, उनका ये कहना है कि जो ऊंचे ऊंचे हिमालय के क्षेत्र हैं वहां पर जिसे हम बोल रहे हैं बादल फटना, देखिए वहां दो फिनोमेना बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन का मतलब है हर 20 साल 30 साल में किसी जगह पर हो सकती है। आप वहां पर कोई भी पॉइंट आइडेंटिफाई कीजिए, हर 30 साल में या तो बादल फटेगा या जैसे ऊपर के एरिया में ग्लेशियर लेक फॉर्म हो जाती है। ग्लेशियर में बताता हूं, जैसे घाटियों के अंदर बर्फ जमा हो जाती है, सदियों तक जमा होती रहती है, तो एक लंबी ग्लेशियर बन जाती है। फिर ग्लेशियर नीचे आके जहां पर पिघलना चालू होता है वहां मोरेन जमा हो जाता है। यानी ग्लेशियर के अंदर जितने बड़े बड़े पत्थर हैं, क्योंकि पानी पिघल गया, पानी आगे चला जाता है ग्लेशियर का, लेकिन ग्लेशियर के अंदर जो बड़े बड़े पत्थर हैं जिनकी साइज 6 फीट 8 फीट 10 फीट तक हो सकता है, वो वहीं पे रुक जाते हैं। तो ग्लेशियर का एक डैम सा बन जाता है। अब वहां पर जो पानी जमा होता है वो कभी भी फट सकता है। बिल्कुल। इसी तरह से अगर आप ऊपर देखें तो भूस्खलन की वजह से भी छोटे छोटे डैम बन जाते हैं। तो भूस्खलन से जब डैम बन जाते हैं, क्योंकि पेड़ नहीं है, घाटी के इस तरफ भी पेड़ नहीं है, घाटी के उस तरफ भी पेड़ नहीं है, पानी गिरता रहता है बारिश का, तो भूस्खलन से जो कीचड़ है, मलबा है, वो आके छोटे छोटे डैम बनाता है। देखने में ये डैम बहुत छोटे लगते हैं, 3 फुट ऊंचे 5 फुट होते हैं, महज 7 फुट ऊंचे, लेकिन उनके पीछे हजारों क्यूसेक फीट पानी, लाखों क्यूसेक फीट पानी जमा हो जाता है इस सीजन में। और कभी अगर लकी हैं तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जहां पर भी इस तरह का डैम बन जाए तो वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि डैम को एक साइंटिफिक तरीके से काटते रहें। उसको काटने का मौसम होता है मार्च और अप्रैल, ताकि अगर पीछे अगर पानी 7 8 9 10 15 फीट जमा हो जाए उस कृत्रिम डैम के पीछे, नेचुरल डैम के पीछे, तो वो एक साइंटिफिक तरीके से जब बारिश शुरू होता है लीक हो जाए। ऐसा हो नहीं रहा है। शायद यही एक वजह है कि 2013 में भी केदारनाथ में जो आपदा आई थी, जो त्रासदी हुई थी, उसके भी पीछे एक बहुत बड़े ग्लेशियर बर्स्ट की ही एक बात भी कही जाती है। जी हाँ, केदारनाथ का एक क्लासिक केस है जब पीछे के ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर ग्लेशियर बर्स्ट हो गया। देखिए इसके कुछ तरीके हैं। अगर हम स्विट्जरलैंड जाएं या ऐसे देशों में जाएं जो कि इन बात विषयों पर बहुत ज्यादा जागरूक हैं, प्लस वो लोग थोड़े हमारे मुकाबले थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन भी होते हैं, शायद रिसोर्सेज भी उनके पास है। होता ये है कि ऊपर जो ग्लेशियर होते हैं वहां पर सिस्मिक जो प्लेट्स हैं, सेंसर्स लगाए जाते हैं। तो वो सिस्मिक सेंसर जब बर्फ में लगाए जाते हैं तो साइंटिस्ट को मालूम है कि ये जो सेंसर है जो कि ग्लेशियर में लगाया हुआ है, ये एक दिन में समझिए 3 सेंटीमीटर खिसकना चाहिए, एक दिन में 7 सेंटीमीटर खिसकना चाहिए। तो नीचे प्लेन्स में बैठे हुए उन साइंटिस्ट को अपने लैब में वो रिपोर्ट हर रोज हर घंटे मिलती है। लेकिन अगर देखा जाए साइंटिस्ट को यहाँ दिल्ली में बैठे मेट्रो उसको मिल जाएगा कि फलाना फलाना ग्लेशियर है जो है वो एक दिन में 15 सेंटीमीटर या 21 सेंटीमीटर खिसक आया है। तो इसका मतलब है कि उसके अब टूटने की संभावना बढ़ गई है। तो ऐसा यानी कि अगर इस तरह की इंफॉर्मेशंस अगर समय समय पर मिलती हैं और उस पर रिसर्च होता है तो फोरकास्ट इजीली किया जा सकता है। लेकिन आनंद आर्या जी, हमारे पास में किस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं? आप पहले बखूबी बता रहे थे कि विदेशों में भी एक अलग पैटर्न है, अलग तरह की स्थिति है। पर्यावरणविद आनंद आर्या जी, उनको भी स्क्रीन पर ले आइए। आनंद आर्या जी, जरा समझाने की कोशिश कीजिए क्या इस तरह से क्लाउड बर्स्ट के बारे में, भूकंप के बारे में, क्योंकि अक्सर हम आईएमडी की तरफ से हम देखते हैं वेदर फोरकास्ट तो किया जाता है कि भाई भारी से तेज भारी बारिश की संभावना है, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट बाकायदा जारी किए जाते हैं। सर, उसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या हम उन इंफॉर्मेशंस को अनदेखा कर रहे हैं या फिर हमारे पास में ऐसे टेक्नोलॉजीज अभी है या नहीं है, वो आप बेहतर बता पाएंगे कि इस तरह क्या सिचुएशन बन सकती है, उसका पहले से प्रेडिक्शन या फोरकास्ट किया जा सके? देखिए, 2 चीज़ हैं इसमें जो आप सवाल पूछ रही हैं। उसमें एक तो ये है कि जिस तरह की टेक्नोलॉजी वेदर फोरकास्टिंग की वेस्टर्न वर्ल्ड में है वो शायद अभी तक हमारे पास नहीं है उतनी, क्योंकि जितने ज़्यादा, एक तो
जैसे स्विट्जरलैंड का देवनाथ जी ने मेंशन किया, वो बहुत छोटी जगह है और वहाँ 12 महीने एक तरह की सिचुएशन एक ही तरह की रहती है, तो वहाँ पे एक तरह से प्रिडिक्ट करना भी थोड़ा आसान है। और दूसरा ये कि वो टेक्नोलॉजिकली डेफिनेटली एडवांस्ड हैं और इनके जो मॉनिटर्स होते हैं ना, वो हमारे यहाँ उतने मॉनिटर्स नहीं है जितने होने चाहिए। तो जहाँ जहाँ हमें लगाने, अच्छा फिर उसके बाद क्या हम उन्हें समझते हैं, क्या हम उनको ध्यान देते हैं? नहीं। क्योंकि देखिए जैसे अभी ये क्लाउड बर्स्ट की बात है, क्लाउड बर्स्ट है क्या? ऐसा नहीं है कि क्लाउड बर्स्ट पहले नहीं हो अब, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो हम कर ही रहे हैं। प्रणाली जो है हमने ध्वस्त कर दी है, चेंज ही नहीं हुई है, हमने ध्वस्त कर दी है, पेड़ काट दिए हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जिस तरह से रोड्स बनाए गए हैं, तो मैंने काफी ट्रैवल किया यूरोप में, तो वहाँ पे भी बहुत हिल्स में ट्रैवल किया, पर ऐसा कहीं नहीं दिखता कि 90 डिग्री पे आपने ना सीधा वहाँ पे उसको पेड़ को काट के वहाँ पे रोड बना दिया, तो भूस्खलन तो होगा। और जैसे आप अपने देश में ही देख लीजिए, मसूरी और नैनीताल के जो पुराने 100 साल पुराने रोड बने हुए हैं, वहां भूस्खलन इतना नहीं होता, छोटे मोटे पत्थर तो गिरते रहेंगे, वो गिरेंगे, पर वहां इतना नहीं है। पर हो इसीलिए, और यहाँ पे जहाँ इस तरह के सेंसिटिव एरियाज हैं, हमने शायद 1837 से नहीं सीखा, पर हमने जो अभी रीसेंट मेमोरी है, हमने केदारनाथ से नहीं सीखा। अब वहां पे हम कह रहे हैं वहां पे हम दीवारें बना देंगे जिससे आगे ऐसी त्रासदी नहीं हो, ऐसा नहीं होगा सर। लेकिन आपको। बल्कि जब हमने देखा कि केदारनाथ में जिस तरह से तबाही हुई, उसके बाद में भी कंस्ट्रक्शन तो उसी लेवल पर दोबारा है। एग्जैक्टली। और आप एक चीज समझिए, क्लाउड बर्स्ट का मतलब यह है कि 4 इंच बारिश होती है 1 घंटे के अंदर। अच्छा। और अगर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ आपका 1 स्क्वायर किलोमीटर, वो बहुत लंबा एरिया नहीं है, और ये धराली वगैरह 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बसे होंगे, अगर इनके ऊपर होता तो अब आप समझिए 25,000 टन पानी का बॉम्ब आपके ऊपर फोड़ा गया। और जब वो बॉम्ब फोड़ा गया तो उसके साथ वो पानी ही नहीं है, उसके साथ बोल्डर्स आ रहे हैं, उसके साथ पेड़ आ रहे हैं, सभी कुछ आ रहा है। और हमारी जो क्लाइमेट का जो हमारा सिस्टम है, जलवायु प्रणाली है, उसमें सबसे बड़ी सेवियर जो है हमारे लिए, जो हमारी रक्षा करता है, वो है पेड़। और हम कितने पेड़ काट रहे हैं। और जैसा कि छेत्री साहब ने भी कहा कि एक कैपेसिटी है हमारी, किसी भी जगह की एक कैपेसिटी है, अगर उसके ऊपर आप लोड ज्यादा डालेंगे तो वो तो गड़बड़ होगा। और ये ऐसा ही नहीं है कि भाई आज की गवर्नमेंट ये कर रही है, पिछली 10 गवर्नमेंट ले लीजिए, 5 गवर्नमेंट ले लीजिए, सबने एक जैसा ही काम किया है, सबके ऊपर एक ही प्रेशर है कि बिल्डर लॉबी, यहाँ पे रोड बना दीजिए। अब जैसे 4 धाम का मेंशन किया गया, 4 धाम में हमारे यहाँ इस समय कहीं पे भी कोई भी आप बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करानी पड़ती है। अब जब 4 धाम रोड की बात आई तो ये टोटल बनता है 1000 किलोमीटर के ऊपर, पर हमने क्या किया, रूल्स को बदल दिया कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट जो रोड कंस्ट्रक्शन का है 100 किलोमीटर से नीचे हुआ तो उसके लिए एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जरूरत नहीं है। और इस चक्कर में आपने वो बना दिया। सर मुझे लगता है टनल बनाने के लिए, अंडरपास बनाने के लिए पहाड़ों को काटा जाता है, जाहिर सी बात है, ड्रिलिंग है, डायनामाइट का इस्तेमाल होता है। लेकिन आनंद सर, मैं एक आप बात अपनी पूरी करें, मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूंगी, उसका भी जवाब दीजिएगा। क्योंकि जिस धराली गांव की बात कर रहे हैं हम, वहां पर 1835 में ऐसी ही तबाही आई थी और कहा जाता है कि ऊपर से आया मलबा वो यहाँ पर इकट्ठा हुआ और ये जो गांव बसा वो उसी मलबे पर बसा। देखिए वो ये जितनी भी हमारी उत्तराखंड की जो पहाड़ियां हैं, एक जैसा आपने कहा भूकंप का, जो भूकंपीय जोन 5 में आती हैं ये, और क्यों आती हैं? क्योंकि ये बहुत ही कच्ची और बहुत ही संवेदनशील ये पहाड़ हैं हमारे। हाँ, नए पहाड़ जिन्हें हम कहते हैं, ये नए पहाड़ कहते हैं। अभी ये में भी हो सकता है कि लाख साल से पुराने हो, पर नेचर के हिसाब से ये यंग पहाड़ है, बहुत ही जवान पहाड़ है, और अभी तक उनका जो सॉलिडिफिकेशन होना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो ये सब तो होगा, इसके लिए
जो सरकार के पास, सरकार को ही करना है। देखिए, अगर आप मुझे कहेंगे यहाँ बना लीजिए तो मैं तो बना लूंगा, परमिशन मिल गई, और कितना सुंदर नजारा है, नदी पास से जा रही है, मैं बालकनी में बैठा चाय पी रहा हूँ और नीचे से पानी कलकल करता हुआ चला जा बिल्कुल, रहा है। प्रकृति सबको बहुत ही खूबसूरत सुंदर। लगती है पर जी। ये सरकार को देखना है कि वहां नहीं होना। ये जो हाँ इस समय जो हुआ है वो दो चीज में हुआ है। एक तो जो नदी है उसके अंदर पानी आया है, और एक उसके साथ जो नाला है, बड़ा नाला, उसमें पानी आया है। इन दोनों की वजह से आपका प्रैक्टिकली उसमें दिख रहा है कि आधा स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, तो मुझे दिखा कि रफली मैंने एस्टिमेट किया, तो वो जो जैसे कि हर टीवी चैनल पे विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं, आप एस्टिमेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी अगर हम 20,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा की कंस्ट्रक्शन को ऑथराइज कर रहे हैं, तो वहां पे 100% सरकार को उसके अंदर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट उसकी करानी है। उसमें जो है वहां पे कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकती तो नहीं हो। तो पर सर वही है कि बिल्डर लॉबी है, उन्होंने कहा बनाना है तो हमने बनाना है। और जैसे मैंने वेटलैंड का आपको एग्जांपल दिया, 7,80,000 में से 124 14 साल के अंदर हमने वेटलैंड को नोटिफाई किया है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट से जब डंडा पड़ा है, उसके और बाद अभी भी डंडा मारे जा रही है सुप्रीम कोर्ट, फिर भी नहीं हो रहा। और सुप्रीम कोर्ट का भी मेरे को इसमें एक हाथ उनका भी है। वे बैक 2001 की बात है शायद, जस्टिस रूमापाल ने और एक जस्टिस रामचंद्रन ने ऑर्डर दिया था कि आपका डेवलपमेंट जो है ना, आपका जो विकास है, वो एनवायरनमेंट की कॉस्ट पे नहीं हो सकता। और 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बोली है, हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट। जी सर, और देखिए एक यही बात है कि हमेशा अपने मैनिफेस्टो में या फिर अपने काम के की बात जो है पंकज जी, उसमें शामिल कर दिया जाता है कि हमने देखिए आवागमन को इतना आसान बना दिया है, हमने ये कंस्ट्रक्शंस करवाए हैं, सड़कें बना दी हैं, लेकिन वही विकास जब एनवायरनमेंट की कॉस्ट पर हो तो दूसरों के लिए कितना भारी पड़ जाता है। एनक्रोचमेंट अभी रातों रात नहीं हुआ, नदी के रास्ते में घर रातों रात नहीं बने, वो 10 साल से 20 साल पहले से बन रहे हैं। हाँ, बस ये हो सकता है कि एक सरकार दूसरे सरकार पर निशाना साधती है और वो दूसरी सरकार दूसरी वाली सरकार पर निशाना साधती है, ये जरूर होता रहा, लेकिन बढ़ावा तो सभी ने दिया। और ये कहा जाए कि बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के, बिना ये कहा जाए कि बिना किसी की इस तरह की इच्छा के ऐसी कंस्ट्रक्शंस तो पॉसिबल ही नहीं है। जहां पहाड़ों पर घर बना दिए गए, नदी के रास्ते पर घर बना दिए गए, तो प्रकृति का तो एक तरह से रौद्र रूप जब आएगा तो उसमें तो सभी पूरी तरह से बह जाएंगे। पंकज जी, समय आ गया है कि कमर्शियल बिल्डिंग को पहाड़ों में बिल्कुल बैन कर दिया जाए, परंतु सरकारें जो है, मैं भी कहना चाहता हूं खुल के, अभी भी सतर्क नहीं हो रही है। और सीधे तौर पे मैं कहना चाहता हूं, आप निमंत्रण देके बुला रहे हैं पूरे देश को कि आप आइए यहाँ पर, आप पहले कैपेसिटी देखिए अपनी। हम कह रहे हैं कि आप इसको बैलेंस वे में, सस्टेनेबल तरीके से चलिए और बैन करिए चीजों को, कमर्शियल कंस्ट्रक्शंस को। आप और जो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होने हैं उनके लिए जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करिए, परंतु सरकारी नियम को ताक में रखकर। अरे लेकिन मैं वही तो बोल रही हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन रातों रात थोड़ी ना हुए होंगे। अभी चलिए, अभी आपको लग रहा है कि वहां पर अभी यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसके पहले तो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, तो आगे पीछे वाला खेल तो चलता रहा ना। 5 साल में कंस्ट्रक्शन थोड़े हुए, 10 साल में कंस्ट्रक्शन नहीं हुए, 15-20 साल में कंस्ट्रक्शन थोड़ी ना हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं हुए, और वो होते रहे हैं और होते ही जा रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं चूक हमसे भी हुई है, परंतु जो चूक हुई है उससे हमने सबक लिया है। केदारनाथ आपदा को हमने झेला है, उस समय तत्काल संज्ञान लेते हुए उसके बाद मुख्यमंत्री जी को भी हटाया गया था। तो उसके बाद जो काम हुआ है वो बहुत बैलेंस तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से चला है।
परंतु अब तो ऐसी होड़ मच गई है कि सीधे आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ आदमी सीधे आ जाइए, 1 महीने में हम बुला रहे हैं, 5 करोड़ बुला रहे हैं। अब तो सीधे प्रतिस्पर्धा इस चीज की है कि कितने आदमी आएंगे दर्शन करने। तो हमारा ये सरकार से निवेदन है कि आप बुलाइए, अतिथियों को बुलाइए। उत्तराखंड एक पर्यटन स्थल है और नैसर्गिक यहाँ पर प्रकृति है, आप प्रकृति को देखने बुलाइए, परंतु उसके लिए आप बैलेंस तरीके से चलिए, निर्माण भी वैसे ही हो, कम लोगों को बुलाएं, अधिक समय तक बुलाते रहें, एक सुविधा हो। जैसे अब ये एलिवेटेड रोड कह रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं कि 2.5 घंटे में देहरादून पहुंचेंगे, 2.5 घंटे में देहरादून पहुंचेंगे। 2.5 घंटे में देहरादून पहुंचने के बाद मसूरी पहुंचेंगे 4 घंटे में। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो यही हम कह रहे हैं, जो आपने कई बार शब्द यूज किया फ्रजाइल, तो ये फ्रजाइल वैली है, फ्रजाइल हिल्स हैं। आप देखिए हिमालयन पे हम बैठे हैं, ग्रेटर हिमालयस यहाँ पर है, लेसर हिमालय है, शिवालिक रेंज है। तो ये सब प्रोटेक्ट करता है हिमालय को। ये शिवालिक रेंज से शुरू जब हो जाते हैं हम, तो ये प्रोटेक्शन लेयर है हिमालय की। परंतु सरकार शिवालिक क्या, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय सब जगह कह रही है कि धड़ेले से निर्माण हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये इस चीज को रोकें, अन्यथा आने वाला समय बहुत भयावह होने वाला है। और पहले जो दुर्घटना हमने झेली हैं, आपदाएं झेली हैं, मानव जनित आपदाएं कहें इसको या प्राकृतिक आपदा कहें, दोनों ही इसमें शामिल है। परंतु प्राकृतिक आपदाएं तो पहले से होती आई है, परंतु हम वहां पर उनके नदी नालों में बीच में जाकर बैठ गए हैं, पेड़ काटे हैं, तो मानव जनित है। बिल्कुल। तो उसको रोकने की जरूरत है। बिल्कुल। यूके देवनाथ जी, जिस तरह से टूरिज्म की बात होती है, कहा जाता है कि भाई जाहिर सी बात है पहाड़ों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण रोजगार का एक जरिया है, या फिर टूरिज्म जब बढ़ता है तो आर्थिक मजबूती भी आती है, खासतौर से पहाड़ और पहाड़ पे रहने वाले लोगों के लिए। और यही वजह है कि जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ रहा है, इस वजह से कंस्ट्रक्शंस रिक्वायरमेंट्स बढ़ते हैं, बिजली, पानी, सड़कों की व्यवस्थाओं को उस तरह से दुरुस्त और किया जा रहा है। लेकिन पंकज जी, जिस तरह से एक चिंता जाहिर कर रखे हैं, क्या पहाड़ इस तरह के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए क्या तैयार है? ये बहुत बड़ी बात है। क्या वो इतना लोड लेने को तैयार है अभी? और कितना रिस्की है ये? क्योंकि टूरिज्म, अगर विकास तो जरूरी है, समय की जरूरत है, विकास डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन यही डेवलपमेंट कैसे घातक हो रहा है अब? मुझसे पूछ रही हैं जी देवनाथ जी। जी हाँ, रिक्वायरमेंट तो यही है कि जो लोकल रूल्स हैं, जो कि चाहे वहाँ की पंचायतें हो या म्यूनिसिपैलिटी हो या नगर पालिका हो, उनके नियमों का पालन किया जाए। दिक्कत ये आ रही है कि ज्यादातर जगह पर, जैसे कि इसके पहले भी हम दोनों पैनलिस्ट ने कहा कि लोकल जो रेस्ट्रिक्शंस डाले गए थे आज से 80 साल पहले, कुछ नियम तो अंग्रेजों के समय के हैं, उनको आस्ते आस्ते ठंडे बक्से में डाल दिया गया है। अगर आप देखें तो वहां जो अलग अलग मैप्स थे पुराने समय के, अब रिकॉर्ड में वो मैप्स भी अवेलेबल नहीं है कि हम कंपेयर कर सकें। जैसे पुराने समय में सर्वे करके मैप बनाए जाते थे, 1 इंच मैप बनाए जाते थे, 1/4 इंच मैप बनाए जाते थे, जिसमें कॉन्टूर लाइन बनाए जाते थे, हाईएस्ट वाटर पॉइंट बनाए जाते थे। कुछ चीजें फिजिक्स से भी रिलेटेड हैं, जैसे जब पानी का द्रुत गति से बहाव होगा, तो जो बाहर का किनारा है, अगर पानी दाएं तरफ मुड़ रहा है तो बाएं तरफ का जो इलाका है वहां डैमेज ज्यादा होगा। ये सारे अवेलेबल हैं, लेकिन ये सब ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहें या पॉलिटिकल उदासीनता, मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा शब्द है, जहां पर कि ऐसे कंस्ट्रक्शंस होते रहते हैं लो लाइंग एरिया में, और एडमिनिस्ट्रेशन को बाध्य किया जाता है कि आप दूसरी तरफ देखिए। जरूरत क्या है कि ऐसे सब जगहों को आइडेंटिफाई किया जाए, गो जोन, नो गो जोन तय किए जाएं। छोटे छोटे कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे पड़ेंगे और शायद उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी नहीं होता। लेकिन जैसे यूरोप के देशों में क्या करते हैं कि एक रिटेनिंग वॉल बना दी जाती है, बहुत खर्चा आता है, लेकिन एक मजबूत रिटेनिंग वॉल जो है वो कुछ हद तक प्रोटेक्शन दे सकती है। जियो टेक्सटाइल का इस्तेमाल किया जाता है कई देशों में, जहां एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन को जमीन के ऊपर बिछा देते हैं। एक्सपेंसिव सोल्यूशन है,
लेकिन उससे क्या होता है कि जमीन की पकड़ थोड़ी मजबूत हो जाती है, उसमें आप प्लांटेशन भी कर सकते हैं। आजकल सिस्टम्स ऐसे बन गए हैं जिसमें कि आप हवा से भी वृक्षारोपण कर सकते हैं। जब बीज लगाने का मौसम होता है जी। तो अंकुर को या पौधे को आप हवा से भी फायर करके दूर दराज के क्षेत्रों में, पहाड़ की ऊंचाइयों में ड्रॉप कर सकते हैं। वो अंकुरित हो जाते हैं हवा से ड्रॉप करने के बाद, क्योंकि उसकी जड़ में ही उसके अगले 1 महीने के भरण पोषण की व्यवस्था की जाती है, खाद जी पानी जी। रहता है, मॉइस्चर रहता है। तो टेरेस फार्मिंग अगर आप चाइना में देखें, चाइना में जब इस तरह के बड़े बड़े डिजास्टर्स हुए तो उन्होंने कंट्रोल्ड तरीके से टेरेस फार्मिंग कराई। टेरेस फार्मिंग का फायदा यह है कि पानी जब नीचे की तरफ बहता है तो जी। संतुलित तरीके से बहता है और पानी का काफी बड़ा हिस्सा, मुझे 30% से लगता है लेकर सर 40 इसका, तक। ये जो आप टेरेस फार्मिंग की बात कर रहे हैं, ये तो खासतौर से हम देखते हैं ये वाला जो पैटर्न है ये हिंदुस्तान में अपनाया भी जाता है। अक्सर पहाड़ों पे जब हम जाते हैं तो नज़र आता है कि चाहे बात वो उत्तराखंड की हो या फिर हम जम्मू कश्मीर में भी कई इलाकों में देखते हैं जो इस तरह से सेंसिटिव जोन है, हिमाचल प्रदेश में भी हम लोग बार बार देखते हैं। लेकिन बार बार सवाल तो यही खड़ा हो जाता है कि आखिर इस तरह की परिस्थितियां जब बनती हैं तो आखिर उनसे सबक कहाँ और कब लिया जाता है। ये तस्वीरें अपने दर्शकों को एक बार मैं दिखाती चलूँ, ये ड्रोन तस्वीरें हैं, ये उसी इलाके की आज की ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बीच से किस तरह से पानी की जो तेज धारा है वो बह रही है और इसके साथ ही यहाँ पर लगातार सुरक्षा बल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तैनात हैं और इस पूरे मलबे के बीच में ये कहा जाए ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि कई मकान, कई होटल्स, कई गाड़ियां इस पूरे मलबे में बहती हुई नजर आई और दोनों तरफ आपको लोग नजर आते हैं। ये कहा जाए कि यहाँ पर जिस जगह पर ये लोग खड़े हैं अपने आप में वो एक कब्रगाह शायद बन गया हो। भगवान ऐसा ना हो, हम यही प्रार्थना करते हैं। लेकिन कई लोग मलबे में दबे हुए हैं अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और रिस्क फैक्टर जो आज जैसे डीआईजी एनडीआरएफ जो हमारे साथ जुड़े थे उत्तराखंड के, वो बता रहे थे कि सेकेंडरी फ्लैश फ्लड का डर सबसे ज़्यादा रहता है और अभी भी यही तस्वीर नज़र आ रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया डेली पर हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ में बेहद खास चर्चा में पंकज जी, यूके देवनाथ जी, आनंद आर्या जी, आप सभी जुड़े। आपने हमारे दर्शकों को इस पूरी परिस्थिति को समझाया बहुत बेहतर तरीके से और बताया भी कि अभी भी समझना बहुत ज़रूरी है। सभी का बहुत धन्यवाद। आप देखिए चर्चा का सार यही है कि ये जो समय समय पर हो रही प्राकृतिक आपदाएं हैं ये ट्रेलर है आने वाले वक्त की गंभीरता को दर्शाते हुए और प्रकृति बार बार सचेत कर रही है कि समझ जाओ और अभी भी वक्त है, चीज़ों को सुधार लो, वरना आने वाला वक्त और भी ज़्यादा भयावह हो सकता है।